Hello बच्चों, +1 class students. Today we are going to start our first unit name some basic concepts of chemistry. तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनमें से पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। क्लियर, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको केमिस्ट्री के अंदर हर जगह यूटिलाइज होगी, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस लेक्चर को। ओके, वैसे बातें सारी जर्नल है, होप सो आपने 9th और 10th के अंदर इनमें से कुछ चीज़ें तो सीख भी रखी होगी। क्लियर है, आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है अपनी बुक के अंदर से। एवरी पेज को रीड आउट करिए, एवरी वर्ड को रीड आउट करिए जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ये मैटर की स्टडी करती है, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्लियर है, केमिस्ट्री क्या करती है, इट इज ए बेसिकली ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ए मैटर। क्लियर है, मैटर की स्टडी करती है बेसिकली ये केमिस्ट्री, उसकी प्रॉपर्टी बताती है मैटर की स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करती है ये, और मैटर की बेसिकली क्या रहेगा तीसरी बात, कंपोजिशन, यानी कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और फिर केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस अंडरगोइंग विच ए मैटर गोज। भाई मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और उनके लिए लॉज क्या क्या हैं। क्लियर है कि भाई किन किन प्रिंसिपल के बेस्ड के ऊपर एक मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है बेसिकली। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की और उसके स्कोप क्या क्या है। तो इट्स ए वाइड स्पेक्ट्रा। जो केमिस्ट्री है बेसिकली आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर एवरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है एवरी पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, एवरी मोमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि सप्लाई ऑफ फूड। क्लियर है, फूड की सप्लाई में इसने एक अहम रोल निभाया है। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और जो हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है वो सेम है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर लैंड उतनी है, लेकिन पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा एक डेंजरस फॉर्म के अंदर इंक्रीज हो रही है बेसिकली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है आगे चल करके। तो उसकी फूड की नीड को फुलफिल करने के लिए जो अभी हमारे पास एट प्रेजेंटली जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या किया, उसी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर पैदावार को बढ़ावा दिया। और उस पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हमने खादों का यूज किया, फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर वगैरह, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे क्या है बेटा, केमिस्ट्री की देन है। क्लियर है, बाकी आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसने एक हेल्थ को भी इम्प्रूव किया केमिस्ट्री ने। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन आ गई है मार्केट के अंदर, जिससे हम क्या है भाई छोटी मोटी बीमारियों से आसानी से ठीक हो सकते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी अगर सही समय पर हम उसको ट्रीटमेंट करवा लें तो उससे भी बचा जा सकता है। जैसे पास्ट के अंदर क्या था, कहते हैं कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। क्लियर है, तो आज हमने एड्स की भी मेडिसिन को ढूंढ लिया है, लेकिन बात यह है कि हमने एड्स को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करना होगा। अगर हमने एड्स को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर लिया तब हम उसको क्योर कर सकते हैं। क्योर तो नहीं मैं नहीं कहूँगा बेटा, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, आगे उसको फर्दर हम फैलने से रोक सकते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम सारा का सारा वीक हो जाता है। दूसरी तरफ इन पास्ट के अंदर कैंसर का कहते थे कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेसिकली, लेकिन अब कैंसर का भी ट्रीटमेंट आ रहा है। एक सिसप्लेटिन नाम की मेडिसिन है, वो भी किसने की है बेटा, केमिस्ट्री की देन है, सिसप्लेटिन। क्लियर है, एक केमिस्ट्री की कैंसर की ड्रग है जिससे हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। और भी है DDT वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। क्लियर, इन्होंने क्या किया, हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया। पहले छोटी मोटी बीमारियों में भी आदमी को जान का खतरा होता था, लेकिन आज लगभग हर बड़ी से बड़ी समस्या से हमें लड़ सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं अगर उसका सही समय पर इलाज हो गया हो, क्योंकि उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की इंजेक्शंस है, मेडिसिन है, वो सारे किसके बेटा, केमिकल्स के बने हुए हैं, वो किसकी, केमिस्ट्री की देन है। उसके बाद सेविंग इन्वायरमेंट को भी सेव किया है बेसिकली बेटा। उसके बाद आता है इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लेजर्स एंड लग्जरियस। वो कह रहा है कि मनुष्य का जो जीवन है काफ़ी ज़्यादा आरामदायक बना दिया है केमिस्ट्री ने बेसिकली बेटा। क्लियर है,
किस प्रकार से, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह अच्छे अच्छे आ गए हैं, आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, इन्वायरमेंट सॉरी एंटरटेनमेंट के लिए। क्लियर, जो स्क्रीन होती है टेलीविज़न की वो भी केमिस्ट्री की देन है बेसिकली बेटा। क्लियर है। तो बहुत वाइड स्पेक्टर है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर भी एक अहम रोल निभाया है। जो कोई भी हमारे कार है, स्कूटर है या कोई ट्रक है, उसके अंदर जो टायर लगा हुआ है वो किसका, रबड़ का बना हुआ बेटा। रबड़ किसकी देन है, केमिस्ट्री ने बनाया है रबड़ भी बेसिकली, उसके अंदर भी केमिस्ट्री है। एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर भी केमिस्ट्री लग रही है। क्लियर है। उसके बाद एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज़। अब केमिस्ट्री के आने से क्या है, कई इंडस्ट्रियाँ आ गई है। क्लियर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, मेडिसिन इंडस्ट्री होगी, ठीक है। ये सारे किसके, केमिस्ट्री के कारण ही आई है मार्केट के अंदर, इससे रोज़गार मिला है लोगों को। उसके बाद है एप्लीकेशन इन वॉर। ये भी वॉर के अंदर क्या है, मतलब युद्ध करने में भी थोड़ा सा इससे फैसिलिटी प्रोवाइड किया, लेकिन युद्ध करना एक अच्छी बात तो नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी जैसे एटॉमिक बम वगैरह आ गए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अपने दुश्मन से बेसिकली। और अगर इसके फ़ायदे हैं केमिस्ट्री के, प्रॉब्लम भी है कुछ, आप लोग पढ़ लेना। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका अगर हम फसलों के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारे अंदर ही आते हैं बायो मैग्निफिकेशन के माध्यम से। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप +2 के अंदर पढ़ोगे, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स। क्लियर है। किसी भी मतलब हानिकारक या पॉइजनस चीज़ का एक्युमुलेशन होना उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, और फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होना, या मैं कहूँगा ये फूड चेन के माध्यम से एक जगह पर एक्युमुलेट होना उसका। क्लियर है। उसके बाद आता है मैटर, सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है बेटा इसका, मैटर, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहली बात मैटर क्या है, होप सो आपने पढ़ रखा होगा। मैटर क्या है बेटा, एनीथिंग हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैटर है उसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किस किस में बेटा, सॉलिड सबसे पहले कहते हैं मैटर को जो डिवाइड किया गया है वो उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, वो या गैस है। क्लियर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। सॉलिड क्या होता है बेटा, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर है। उसके बाद लिक्विड क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद गैस, ना डेफिनेट शेप होती ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर है। वेरी गुड। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। आप लोगों ने 2 वर्ड सुने होंगे, गैस और वेपर्स। गैस क्या होता है और वेपर क्या होता है, इन दोनों के अंदर बेटा बहुत फर्क है। ठीक है। जो वेपर्स हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, उनको टेम्परेचर इंक्रीज करके जनरेट किया जाता है, पैदा किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। जो गैस है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। गैस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ वेपर्स, बट गैस आर एबल टू एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, बट वेपर्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन को समझाऊं यहाँ पर आपको कि केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर बोला गया कि हिट्रोजीनियस मैटर एंड होमोजीनियस मैटर। क्लियर। 2 वर्ड आते हैं, होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब है बेटा जहां पर कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्लियर है। ऊपर से लेके नीचे तक कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए। क्लियर है। डिफरेंस नहीं आना चाहिए पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर है। जैसे कि होमोजीनियस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग लेमन वाटर पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। चाहे आप नींबू पानी बना लिया मान लो, क्लियर है, एक जग के अंदर आपने नींबू पानी बनाया, चाहे आप पहला 1 गिलास ले लीजिए चाहे लास्ट का 1 गिलास पी लीजिए, दोनों के अंदर जो टेस्ट है वो सेम आएगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ऊपर भी जग के अंदर जितने पार्टिकल्स नमक या फिर आपके शुगर या फिर लेमन के या वाटर के थे, उतने ही पार्टिकल नीचे भी थे उसके, यानी कि कंपोजिशन जो थी वो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या थी, सेम थी बेटा। उसे होमोजीनियस कहते हैं। हिट्रोजीनियस जिसमें कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक सेम नहीं होगी बेटा, वहाँ पर वेरी करेगी कंपोजिशन मेरी। तो उसके बाद एलिमेंट्स बेटा, एलिमेंट्स क्या होता है, ये बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, जिसके जो कि बेसिकली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हो। ओके, एलिमेंट क्या होंगे, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस। इनको मैं बोलूँगा ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो ओनली 1 टाइप ऑफ
एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं बेसिकली बेटा। और उसके बाद आता है, अब एलिमेंट्स है उनको डिवाइड किया गया फर्दर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के अंदर, ठीक है, वो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा आप। उसके बाद आता है कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स। तो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है बेसिकली बेटा, वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स हो सकता है कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ओके, जैसे कि HCl ये भी कंपाउंड है हमारा, H2O है वो भी क्या है, एक कंपाउंड है। अब HCl के अंदर हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और क्लोरीन भी एलिमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट हो गए यहाँ पर भी दो एलिमेंट हो गए, क्लियर है। लेकिन होगा ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, मोर देन वन एलिमेंट होगा मेरा यहाँ पर। तो आगे आता है बेसिकली, ये डेफिनेशन वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना, बस क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं बस। ओके, उसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मिक्सचर के अंदर क्या होगा, ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो इन एनी प्रपोर्शन। यहाँ पर प्रपोर्शन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, मतलब कितनी मात्रा मिक्स कर देंगे हम दो चीज़ों को। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एक डेफिनेट कंपोजिशन लेनी है, यानी कि 10 ml उसका लेना हो, 20 ml उसका लेना हो, तभी हमारे पास मिक्सचर बनेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है, एनी प्रपोर्शन, क्लियर है। चाहे आप एक चीज़ 5 ले लो, दूसरी 10 ले लो, तब भी मिक्सचर बनेगा। एक 2 ले लो, दूसरी 15 ले लो, तब भी आपका मिक्सचर बन जाएगा बेसिकली बेटा। ओके, और इन एनी प्रपोर्शन मिक्सचर द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और इसकी जो प्रॉपर्टियां हैं मिक्सचर की वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सेम ही होती है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद मिक्सचर दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आता है आपका बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। होप सो ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, विच मे और मे बी एग्जिस्ट इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, जो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। जैसे कि हाइड्रोजन H की फॉर्म में कभी नहीं रहता, H2 की फॉर्म में रहेगा, तो अकेला तो नहीं है, दो एटम अकेले है। लेकिन जो हीलियम है मेरी, वो He की फॉर्म में रहती है, He2 की फॉर्म में कभी नहीं रह सकती, नॉट पॉसिबल। और ये वाला ऐसे रहेगा, इस तरह से नहीं रह सकता। तो एटम अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता बेसिकली बेटा। दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल होगा मेरा, मॉलिक्यूल भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट और एक कंपाउंड। या तो वो एक एलिमेंट का होगा या कंपाउंड का होगा, लेकिन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्लियर है, वो अकेला रह सकता है यहाँ पर। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में ये एग्जांपल आ जाएगा, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एक किसका है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है बेटा एक, ये H2। ओके, ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट होगा। CH4 लगा लो, सॉरी CH4 लगा लो, H2O भी लगा सकते हो आप लोग। ये भी क्या है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना, बस बेसिक चीज़ें हैं सारी। उसके बाद सेक्शन थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह के बारे में फिजिक्स में के अंदर रवि सर ने आपको अच्छे से करवाया है, तो अगला सारा पोर्शन इसका लगभग रवि सर ने करवा रखा है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, रवि सर वाला आप सेम पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे इसको पढ़ के देखिए, सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है, फिजिक्स वाले सर ने करवाया था ये सारी बातें, होप सो आपको याद होगी, डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट्स वगैरह। ओके, उसके बाद टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला है कि आप एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर के अंदर कैसे कन्वर्ट, जैसे आपको सेल्सियस और केल्विन का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। क्लियर है, तो आपके लिए यहाँ पर मैं डिग्री सेल्सियस के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि जो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दे रखा हो तो आप उसको केल्विन में कैसे बदलोगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्लियर है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर है। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला है 5/9 और F डिग्री -32, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में, ये भी एक टेम्परेचर की यूनिट है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों यूनिट है बेसिकली बेटा ये।
किसकी, टेम्परेचर की। इनमें से स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है टेम्परेचर की, एसआई यूनिट केल्विन होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो आता ही होगा ना। 273 केल्विन वाला जो फॉर्मूला होता है ये तो याद ही होगा मेरे ख्याल से सबको। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो इसके अंदर बस ऐड कर दो, अब 274 एक ऐड कर दो बस। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 44 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 के अंदर इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7, 11 और ये केल्विन। अब यहाँ पर मैं आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप समझाता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखी है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दे रखी है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। फॉर्मूला दोनों के लिए यही रहेगा, यही याद रखिएगा। अगर ये वैल्यू दे रखी है इसको यहाँ पुट कर दो, ये फाइंड आउट हो जाएगी। ये दे रखी है तो ये पुट कर दो, ये वाली निकल के आ जाएगी। इसने 2 फॉर्मूले बना रखे हैं वैसे बुक वाले ने, लेकिन आप इस अकेले को भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है 2-3 अनसोल्ड, ये ट्राई कर लेना एक बारी। वो कह रहे डिग्री में टेम्परेचर दे रखा है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करनी है, फ़ारेनहाइट में डिग्री में। जैसे मैं करवा भी देता हूँ कि मान लो कि किसी सिटी के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना है बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो बताइए फ़ारेनहाइट के अंदर वो टेम्परेचर कितना होगा। तो 27 यहाँ पुट करो, 27 5/9 F - 32। क्लियर है? ये 9/5 को इधर ले आओ तो ये इधर आके 9/5 हो जाएगा, 27 F - 32। इसको सॉर्ट आउट करो बेटा, फिर इसको 32 आगे इधर ऐड कर दो, आपके फ़ारेनहाइट के अंदर आंसर आ जाएगा ये। उसके अंदर सब्सिडायरी यूनिट्स वगैरह होगी, ये भी रवि सर ने करवा रखी है। उसके बाद प्रिसिजन और एक्यूरेसी भी टॉपिक रवि सर ने करवा रखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है अगला टॉपिक, ये तो मेरे ख्याल से होप्सो अच्छे से करवाया होगा। और ये तो मैंने उसमें ही बोला था आपको जो हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए थे। क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह हो चुके हैं हमारे, ये भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है डायमेंशनल एनालिसिस सेक्शन 5 टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन ए वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू सेकंड अनदर यूनिट। ये हमें नहीं करेंगे, सेक्शन नंबर 5 डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट फैक्टर मेथड, ये हम नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है बेटा आपकी बुक के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले वाला बेटा आप अच्छे से पढ़िए, एवरी वर्ड को यूज़ करिए। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सारी बेसिक बातें थी, जितना आप पढ़ोगे उतना ही सीखोगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।